जी जनाब, तो हमारी बात क्या चल रही थी? हमारी बात ही चल रही थी कि हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है इस हवाले से कि सबसे पहले हमें सोचना है कि जो उस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं क्या वो एग्जाम्प्ट है। अगर वो एग्जाम्प्ट है तो हमें कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना। अच्छा, उसके बाद अगर प्रोडक्ट एग्जाम नहीं तो हम क्या देखेंगे? बेचने वाला एग्जाम्प्ट है। बेचने वाले की एग्जाम्पशन दो तरीके से होगी। या तो बेचने वाला, एक टर्म आती है उसका नाम है स्मॉल मैन्युफैक्चरर यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री। अगर बेचने वाला इस डेफिनेशन में क्या कर जाए, फॉल कर जाए, तो फिर वो कुछ भी बेचे उसके लिए बेचना एग्जाम्प्ट है, भले वो प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट हो या ना हो। पराठा बेचे, चाय बेचे, कुल्फी बेचे, कुछ भी बेचे, उसके लिए बेचना एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर वही तमाम काम कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी तो फिर उसको वो चीज़ें बेचना एग्जाम नहीं होगा और वो चार्जेबल टू सेल्स टैक्स होगा। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर रिटेलर्स, आम छोटी मोटी दुकानें जो गली मोहल्लों में खुली होती हैं, उनके ऊपर ये कंप्लाइंस नहीं आती कि वो सेल्स टैक्स क्या करें, अलग से चार्ज करें। हाँ, जो बड़े रिटेलर्स होते हैं, जो एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल्स के अंदर हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, वो रिटेलर्स सेल्स टैक्स जरूर चार्ज करेंगे। अगर आप आम रिटेलर हैं तो फिर आप वो पर्सन है जिसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज करने की कोई ऑब्लिगेशन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप खास रिटेलर हैं, खास रिटेलर, खास, तो फिर आपको सेल्स टैक्स चार्ज करना है। फिर उस वक्त सेल्स टैक्स चार्ज करने से आप एक ही सूरत में बच सकते हैं, वो है कि आपका प्रोडक्ट ही क्या हो जाए, एग्जेम्प्ट हो जाए। ठीक है जी। तो अगर बतौर पर्सन आप सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए एग्जेम्प्ट नहीं है तो फिर आपको कौन बचा सकता है सेल्स टैक्स चार्ज करने से? आपका प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट होगा, आपको सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना। ठीक है। बासित का एक सवाल था, उस सवाल से मैं कंटिन्यूशन करता हूँ दोबारा से। बासित ने कहा इस तरह नुकसान तो नहीं होगा कि अगर एक बंदा आउटपुट टैक्स चार्ज ना करे, वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम ना कर सके? मैंने कहा था बासित बेटा, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। जवाब क्या था कि वो फिर जो इनपुट टैक्स जो कि नॉन एडजस्टेबल था उसको अपनी कॉस्ट का पार्ट बना लेगा। मतलब कल तक आप अपनी परचेज 100 रुपए पे रिकॉर्ड कर रहे थे, अब अपनी परचेज आप 117 रुपए पे रिकॉर्ड करोगे, उसी के ऊपर अपना प्रॉफिट रख के उसको आगे बेचोगे। ठीक है। तो रिकवर तो आप कैसे ही कर लोगे? कॉस्ट का पार्ट बना के रिकवर कर लो। एक होता है कॉस्ट का पार्ट बना के रिकवर करना, और एक होता है जो तरीकेकार बताया गया सिस्टम, वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम, उसके तहत क्या करना, रिकवर कर। कॉस्ट का पार्ट बना के रिकवर करना या वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम के तहत रिकवर करना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं अभी इसी बात को कवर करने लगा। नाउ अब जरा इस चीज को देख लीजिएगा आप। यहाँ पर मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ रहा हूँ, उम्मीद है आप इस लाइन को जो कंटेक्स्ट मैंने डेवलप किया है उसको आप ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। इन अ वेट सिस्टम एवरी पर्सन इन अ सप्लाई चेन इज सपोज टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, but it is very difficult in Pakistan due to certain problems. For example, a chips manufacturer may be a company for which registration, record keeping, input output adjustment, etc. are not a big issue. But a chips manufacturer may be an individual running a small bakery who cannot be expected to comply all such legal requirements. Likewise, every retailer in Pakistan is not expected to comply with all legal requirements. Therefore, a structure has been developed in Pakistan whereby two types of exemptions have been given as under. एक exemption क्या है? टर्नओवर बेस एग्जेम्पशन। टर्नओवर बेस एग्जेम्पशन में क्या है, बंदा एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है दैट इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर टर्म्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री। अगर आप मैन्युफैक्चर तो हैं लेकिन आप सेल्स टैक्स लॉ के हिसाब से कौन है, कॉटेज इंडस्ट्री है। एंड रिटेलर, और आप कौन है, आम रिटेलर हैं, खास रिटेलर नहीं है, तो फिर आप बतौर पर्सन एग्जेम्प्ट हैं, यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड दे डू नॉट चार्ज सेल्स टैक्स ऑन देयर सप्लाईज। तो फिर आप बतौर पर्सन एग्जेम्प्ट हैं और आपको अपनी सप्लाईज पर सेल्स टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आइटम्स बेस एग्जेम्पशन। आइटम बेस एग्जेम्पशन क्या है? दैट इज सर्टेन प्रोडक्ट्स आर एग्जेम्प्ट विदाउट एनी टर्नओवर लिमिट। कुछ चीजें बतौर आइटम एग्जेम्प्ट है, जहां आइटम एग्जेम्प्ट है वहां आपको कुछ सोचना ही नहीं, फिर बेचने वाला कोई भी हो। मैंने आपको फिर बोला तीन बातें आपने सोचनी, जिस प्रोडक्ट पे आप सेल्स टैक्स चार्ज करने लगे
आप सोचिएगा ये प्रोडक्ट बतौर आइटम एग्जाम्प्ट है, अगर ये प्रोडक्ट बतौर आइटम एग्जाम्प्ट है आपको कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करना। क्लियर? नंबर 2, अगर ये प्रोडक्ट बतौर आइटम एग्जाम नहीं है लेकिन आप या तो कॉटेज इंडस्ट्री हैं या फिर आप रिटेलर हैं आम, और आपके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लिहाजा अब ये प्रोडक्ट खुद खुद तो एग्जाम नहीं है लेकिन जो यहाँ पर बेचने वाला एग्जाम तो लिहाजा वो कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगा। करेक्ट? और नंबर 3, प्रोडक्ट भी एग्जाम नहीं है, बेचने वाला भी एग्जाम नहीं है, लेकिन खरीदने वाला बोल देता है देखो लॉ ने मेरा नाम लिखा हुआ है स्पेशली कि मैं खरीदूं तो मेरे लिए एग्जाम है, तो फिर तब भी वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, बेचने खरीदने वाले की वजह से एग्जाम हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? चले इसकी मिसाल लेते हैं। दही किसने दही बतौर प्रोडक्ट एग्जाम नहीं है, ओके करेक्ट। पराठा बतौर प्रोडक्ट एग्जाम नहीं है, करेक्ट। कार बतौर प्रोडक्ट एग्जाम नहीं है, करेक्ट। जबरदस्त। तो अगर पराठा नेस्ले की कंपनी बेच रही है या डॉन की कंपनी बेच रही है, योगर्ट नेस्ले की कंपनी बेच रही है, क्या वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगी? आपका जवाब चाहिए। यस गुड। वही पराठा और वही दही गली में आम मैन्युफैक्चरर बेच रहा है जो कि उधर ही बना बना के बेच रहा है, ठीक है, स्मॉल रिटेलर है या स्मॉल क्या कहते हैं, तो वो प्रोडक्ट तो एग्जाम नहीं। यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर बेचने वाला एग्जाम हो गया। गुड, जबरदस्त भाई। तीसरी बात, तीसरी बात, दही बतौर प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट नहीं, यस। नेस्ले बतौर पर्सन एग्जाम्प्ट नहीं, यस। लेकिन अब अमेरिकन एम्बेसी कुछ पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की दावत करती है और दावत में नेस्ले का रायता और नेस्ले की क्या कहते हैं चीजें इस्तेमाल करती है। तो अब यहाँ पर एम्बेसी है और एम्बेसी को चीजें खरीदने पर हो सकता है लॉ ने क्या दी हुई हो, कोई एग्जाम्पशन दी हो, जो हमें पढ़ेंगे आज पता लगेगा। तो यहाँ पर खरीदने वाला क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया। तो अब क्या नेस्ले कंपनी जो कि खुद एग्जाम नहीं है, उसका प्रोडक्ट एग्जाम नहीं है, तो जब नेस्ले कंपनी ये चीज बेचेगी किसको, अमेरिकन एम्बेसी को, क्या वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगी? नो। बड़ा सिंपल मामला हो गया भाई। तो ये तीन ही बुनियादें हैं लॉ के अंदर बेटा, या तो प्रोडक्ट चीज एग्जाम, या बेचने वाला एग्जाम, या फिर खरीदने वाला एग्जाम। इन तीन बातों को जहन में रख लेंगे तो आपको पूरा सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आगे तक का। ठीक है, इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई मसला? आइए अब पूरी सप्लाई चेन को एक एक करके समझते हैं। पूरी सप्लाई चेन को एक एक करके समझते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको लॉ में सेल्स टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सबसे पहले बात की जाए किस चीज की, इंपोर्टर की। अगर आप चीजें बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो बतौर इंपोर्टर आपको सेल्स टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपको सेल्स टैक्स पर्पस के रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंपोर्टर की दो टाइप्स होती है, एक होता है सिर्फ इंपोर्टर और एक होता है कमर्शियल इंपोर्टर।
सेल्स टैक्स लॉ के अंदर इंपोर्टर की दो टाइप्स हैं, एक इंपोर्टर है, बस उसका नाम ही इंपोर्टर है, और एक इंपोर्टर के नाम के आगे एक लफ्ज जोड़ दिया गया है, कमर्शियल इंपोर्टर। तो बताइए सेल्स टैक्स लॉ के तहत इंपोर्टर की कितनी टाइप्स हो गई? दो टाइप्स हो गई, एक सिर्फ इंपोर्टर, लफ्जी इंपोर्टर है, और एक क्या हो गया? कमर्शियल इंपोर्टर। सर इसमें क्या फर्क होगा कमर्शियल इंपोर्टर में और इंपोर्टर होने में, क्या फर्क है? तो बड़ा सिंपल सा मामला है। अगर आपकी फैक्ट्री है, आप अपनी फैक्ट्री के लिए आप यहाँ पाकिस्तान में टायर बनाते हैं, लेकिन आपका टायर बनाने का रॉ मटेरियल सारा पाकिस्तान से बाहर से आता है, रबर और जो उसके अंदर वायर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो सारे बाहर से आते हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर जो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो आप खुद इस्तेमाल करेंगे और चीज बना के बेचेंगे, या फिर आप रॉ मटेरियल जैसा बाहर से आया है वैसा विदाउट एनी प्रोसेस आगे बेच देंगे? जवाब नहीं मिला बेटा किसी से। दो बातें हो सकती है ना बेटा, कि एक बात क्या है इसमें कि आपने बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाया, किस मकसद के लिए? अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए, ये पहला मकसद हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जबरदस्त। दूसरा मकसद ये था कि आप तो इंपोर्टर हैं, आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप उसको आगे बेच देंगे, आगे होलसेलर को बेच देंगे, होलसेलर फिर बेचेगा किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने बाहर से रॉ मटेरियल खरीद कर क्या कर दिया? जैसा था वैसा ही आगे बेच दिया विदाउट मैन्युफैक्चरिंग। यस और नो? तो रॉ मटेरियल आगे आपने बनाने के लिए खरीदा और रॉ मटेरियल आगे आपने बेचने के लिए खरीदा। क्या इन दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? तो अगर आप रॉ मटेरियल जो सामान इंपोर्ट करते हैं वो अपने यूज में लेते हैं, मतलब उससे आप कुछ बनाते हैं, ठीक है, उससे आप कुछ बनाते हैं, तो आप सिर्फ इंपोर्टर हैं। और अगर आप जैसा खरीदा है वैसा ही आगे बेच देते हैं, उसको प्रोसेस नहीं करते, इंपोर्ट करके बेच देते हैं, तो आप कौन है? कमर्शियल इंपोर्टर। अच्छा, इंडस मोटर्स पाकिस्तान, टोयोटा पाकिस्तान जापान से गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, किस मकसद के? असेंबलिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अब वो जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट कहलाई या कमर्शियल इंपोर्ट कहलाई? इंपोर्ट कहलाई। अच्छा, लेकिन कुछ पार्ट्स अगर वो मार्केट में एज इट इज क्या कर दे? बेच दे, बगैर अपने मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की, क्योंकि मार्केट में लोगों को पार्ट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर इस केस में ये इंपोर्ट क्या कहलाई? कमर्शियल इंपोर्ट कहलाई। अच्छा, अगर आप गाड़ियों के डीलर हैं तो आप जापान से गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? कमर्शियल इंपोर्टर। ठीक है जी, क्लियर बात यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जो भी हैं यार, ये अब हाँ जी, तो क्या कहा मैंने बेटा आपको? क्या कहा मैंने आपको बेटा? अगर आप गाड़ियों के डीलर हैं और गाड़ियां एज इट इज क्या कर देते हैं आप? बाहर से इंपोर्ट पे आके बेच देंगे, आप कौन हो गए? कमर्शियल इंपोर्टर हो गए ऑब्वियसली। ठीक है ना?
तो कमर्शियल इंपोर्टर वो होता है जो चीज इंपोर्ट करे, जैसी इंपोर्ट करे आगे वैसे ही बेच दे। जहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बड़ा सिंपल, चाहे आप इंपोर्टर हो चाहे आप कमर्शियल इंपोर्टर हो, आपको इस केस में सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और इंपोर्ट स्टेज पे आपसे सेल टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, कस्टम डिपार्टमेंट। जाहिर सी बात है जिस मुल्क से आप वो गुड्स खरीद रहे हैं वहां तो हमारा सेल टैक्स लॉ अप्लाई नहीं होता ना। तो फिर जब गुड्स पाकिस्तान पहुंच जाएंगी तो पाकिस्तान पहुंचकर उन पे सेल टैक्स कौन लागू करेगा, कस्टम। ड्यूटीज और टैक्सेस और अलग से लगेंगे, लेकिन सेल टैक्स भी लगेगा। भाई जापान में पाकिस्तान का सेल टैक्स लॉ तो नहीं है ना, या है, क्या कहते हैं आप लोग? एक जापान से गाड़ी आ रही है, जापान सेल टैक्स लगा के भेजेगा उसके ऊपर, या वो सेल्स टैक्स पाकिस्तानी लॉ के तहत कस्टम में लगेगा? ठीक है ना। तो इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, कस्टम डिपार्टमेंट। करेक्ट। उसके बाद तो हर इंपोर्टर रजिस्टर्ड होगा। Importer shall pay sales tax on import stage and subsequently charge sales tax on value of taxable supply. Importer import stage पे सेल टैक्स पे करेगा, वो उस इंपोर्टर का इनपुट टैक्स कहलाएगा। अगर वो उनको आगे सेल करते वक्त या सप्लाई करते वक्त सेल्स टैक्स चार्ज करे, वो क्या करेगा, आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा, और वो आउटपुट टैक्स में से अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लेगा। यस और नो? ठीक है। तो अगर आप वैल्यू एडिशन करके उसको आगे बेच देंगे, चाहे वैल्यू एडिशन करें प्रॉफिट की या प्रोसेस करके, दोनों सूरतों में आप आगे सेल टैक्स अगर चार्ज करते हैं तो फिर आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाउएवर कमर्शियल इंपोर्टर शैल पे सेल्स टैक्स एज पर 12th शेड्यूल। कमर्शियल, अगर आप इंपोर्टर तो है लेकिन कौन से इंपोर्टर है, कमर्शियल इंपोर्टर, तो आप 12th शेड्यूल के हिसाब से सेल टैक्स पे करेंगे। अब वो क्या है, वैसे तो आपके कोर्स में कमर्शियल इंपोर्ट्स के रूल्स नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे इस हवाले से आगे चल के, अभी करते हैं थोड़ी देर के अंदर। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर आता है। तो अगर आप होलसेलर है किसी प्रोडक्ट के, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है किसी प्रोडक्ट के, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एंड सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यानी अगर बतौर होलसेलर या बतौर डिस्ट्रीब्यूटर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको सेल्स टैक्स लगाने से दो ही चीजें बचा सकती है, आप खुद एग्जाम नहीं है। बतौर इंपोर्टर आप एग्जाम नहीं है, बतौर होलसेलर या डीलर आप एग्जाम नहीं है। अब इन दोनों को दो ही चीजें बचा सकती हैं सेल्स टैक्स लगने से बेटा, प्रोडक्ट का एग्जाम हो या फिर खरीदने वाले का एग्जाम हो। क्लियर है बेटा बात है? उसके बाद रिटेलर, ओनली टियर 1 रिटेलर्स, that is what खास रिटेलर, स्पेसिफाइड रिटेलर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। वो तमाम रिटेलर जिनकी शॉप पर अगर आप जाते हैं वहां पर एक पीओएस सिस्टम लगा होता है, उसमें से इनवॉइस निकलती है, वो आपको सेल्स टैक्स करते हैं, चार्ज करते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के आउटलेट्स होते हैं, बाटा सर्विस, ठीक है जी, इधर आप चले जाएं, मार्ट्स में चले जाएं, जहां पर प्रॉपर मतलब बड़े लेवल पर क्या होती है, रिटेलिंग बिजनेस चल रहा होता है। एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में चले जाएं, मॉल्स के अंदर आप ऑपरेट कर रहे होते हैं अपना बिजनेस, तो मॉल्स बड़े मशहूर, क्योंकि वहां पर अक्सर मॉल हम देखते हैं वहाँ ब्रांड्स ही ऑपरेट कर रहे होते हैं तकरीबन। तो ये वो रिटेलर है, इनको खास रिटेलर कहा जाता है। और ये खास रिटेलर बतौर रिटेलर एग्जाम नहीं होंगे, इनको सेल्स टैक्स चार्ज करना होगा। इनको भी क्या चीज बचा सकती है सेल्स टैक्स चार्ज करने से, इनको भी क्या चीज बचा सकती है सेल्स टैक्स चार्ज करने से, प्रोडक्ट का एग्जाम होना और बायर का एग्जाम होना। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक एयर कंडीशन मॉल है, जैसे आपका बुलेवर्ड मॉल हो गया, तो इसका मतलब ये बुलेवर्ड मॉल में जितने भी रिटेलर्स बैठे हुए हैं ये सब सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि ये खास रिटेलर्स हैं।
ठीक है। लेकिन इसी मॉल में अगर आप देखते हैं कि आपको कुछ ऐसे बिजनेस भी मिलेंगे जो दुकानों में तो नहीं होंगे, लेकिन वो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाकर किसी न किसी कॉर्नर पे बैठे हुए, कियोस्क कहते हैं उसको, कियोस्क। देखा, कोई छोटा सा परफ्यूम का स्टॉल लगा के बैठा होगा, कोई चिप्स का स्टॉल लगा के बैठा होगा विद इन दैट मॉल, ऐसा देखा होगा आपने। पॉपकॉर्न वाला होगा, देखा है ऐसा कुछ? हाँ। तो मॉल में कियोस्क के ऊपर, कियोस्क में जो काम कर रहा है या कियोस्क के जरिए जो बिजनेस कर रहा है वो सेल्स टैक्स पर्पस के रजिस्टर्ड नहीं होगा। लेकिन मॉल में जो शॉप्स है ना, वो सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। तो मॉल में जो शॉप्स है, एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल के अंदर, उसमें उनको सेल्स टैक्स लगने से कौन बचा सकता है? नंबर वन, दोबारा बताइए, प्रोडक्ट का एग्जेम्प्ट होना, एंड नंबर टू बायर का एग्जेम्प्ट होना। अब मैं एक प्रोडक्ट का नाम लेता हूँ जो कि एग्जेम्प्ट है, उसका नाम है बुक्स। बुक्स, बुक्स एग्जेम्प्ट है, किताबें एग्जेम्प्ट है। गुड, आईएफआरएस एग्जेम्प्ट है। आईएफआरएस सेल्स टैक्स पर्पस के लिए एग्जेम्प्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आईएफआरएस बेचकर जो प्रॉफिट हुआ उसके उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना। इनकम टैक्स एक अलग केस है, सेल टैक्स एक अलग केस है। आईएफआरएस बेचते वक्त सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा। तो अगर आपने ये मॉल देखा हो बुलेवर्ड वाला, तो इसमें एक बुक शॉप है, लिबर्टी बुक शॉप के नाम से। तो लिबर्टी बुक शॉप वाला क्या बेच रहा है? अब बंद हो गई, हाँ बेचारा, किताबों वालों को कोई पूछता नहीं होगा ना, हमारी मतलब कॉम का मयार ही कुछ और है। बंद हो गई, खुल गई, जो भी है, लेकिन मान लें फर्ज करें है, अब बंद हुई है, खुल के छोड़ा, हम अपने एग्जाम्पल पूरी करनी। तो इसी मॉल में ये बुक्स वाला बैठा हुआ है। तो ये मॉल में तो बैठा हुआ है, लेकिन क्या है, इसका प्रोडक्ट एग्जाम नहीं है। तो भले अब ये स्पेसिफाइड रिटेलर है, फिर भी इसको अपनी चीज बेचते वक्त सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना। ठीक है, जहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। और उसके अलावा जो आम रिटेलर्स हैं, गली मोहल्ले वाले, वो भी सेल टैक्स चार्ज नहीं करते। तो अगर कोई शख्स रिटेलर की टीयर वन की डायरेक्शन में फॉलो कर जाएगा, तो फिर वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। उसको एक ही चीज फिर सेल टैक्स चार्ज में से बचा सकती है, प्रोडक्ट का एग्जेम्प्ट होना या बायर का एग्जेम्प्ट होना। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किस चीज की, मैन्युफैक्चरर, अगर आप चीज बनाने वाले हैं, तो आप अगर फॉल कर जाएं कॉटेज इंडस्ट्री में, खान साहब का पराठा, मटके वाली कुल्फी, एंड सो ऑन, तो फिर आप बतौर मैन्युफैक्चर एग्जाम्प्ट हैं, भले आपका प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट हो या ना। एग्जाम्प्ट एज पर सीरियल 3 टेबल 2 6 शेड्यूल। लेकिन अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री डायरेक्शन में फॉल नहीं करते, मतलब आप लार्ज मैन्युफैक्चरर हैं, आप चीजें बना के तो बेचते हैं, आप डॉन कंपनी है, आप नेस्ले कंपनी है, आप लेस चिप्स बनाने वाले हैं, आप पेप्सी हैं, ठीक है जी, ये दीगर कंपनी, बेवरेजेस कंपनी है कोई यहाँ, तो फिर आप ये तमाम आइटम जो बेच रहे हैं, क्योंकि ये खुद टैक्सेबल है और आप बतौर पर्सन एग्जाम नहीं है, लिहाजा अब आपको सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। तो अब एक तीसरी चीज ये आपको सेल्स टैक्स चार्ज करने से बचा सकती है, वो क्या है? अगर आपके पास कोई खरीदार आ जाए जो कि क्या हो, एग्जाम, यस और, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एंड सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है जी। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे उन तमाम गुड्स पर जो आप बेच रहे हैं, और सब्जेक्ट टू क्या है, सेल्स टैक्स। ठीक है। अब यहाँ पर आ रही है डेफिनेशन किस चीज की बेटा, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री की क्या डेफिनेशन आ रही है? मीन्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न
which fulfills each of the following conditions. कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है which fulfills each of the following condition. आप किसी भी बिजनेस को कॉटेज इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता हो कॉटेज इंडस्ट्री मान लेंगे अगर वो इनमें से तमाम कंडीशंस क्या करता हो, पूरी करता हो। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या पढ़ने लगे हैं? जरा जवाब दीजिएगा मुझे, हम क्या पढ़ने लगे हैं जरा बताएंगे आप? हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? कोई रिस्पॉन्स दीजिएगा बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? डेफिनेशन पढ़ रहे हैं किसी भी मैन्युफैक्चरर की। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर इस डेफिनेशन में क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, तो फिर वो बतौर मैन्युफैक्चरर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, भले वो कुछ भी बेचे। यस और नो? हम यही पढ़ रहे हैं ना? तो इस डेफिनेशन में फॉल करने वाला बतौर मैन्युफैक्चरर एग्जेम्प्ट होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि नेस्ले कंपनी, लेस कंपनी, पेप्सी कंपनी, ठीक है, ये तमाम कंपनी इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। ऐसा ही है? ओके गुड। डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब पहली शर्त यही है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन हो वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो। यानी क्या मतलब? कमर्शियल कनेक्शन हो। हम देखते हैं छोटे मोटे कारखाने जो गली मोहल्लों में खुले होते हैं, वो उनके पास जो कनेक्शन होता है वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होता। तो वो कारखाने आपके इलाके में ऑपरेट करते, जो जूते बनाने का कारखाना है, कोई चप्पल बनाने का कारखाना है, ठीक है, तो ये जूते और चप्पलों बनाने के कारखाने जो कि छोटे लेवल पे ऑपरेट करते हैं, इनके पास इंडस्ट्रियल और गैस कनेक्शन नहीं होता। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन नहीं होता। आपके गली मोहल्ले में मिठाई वाला भी बैठा हुआ है, मिठाई बना रहा है, मिठाई बेच रहा है, बेच रहा नहीं बेच रहा मिठाई? मिठाई वाले, बहुत बास मिठाई वाले तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, वो मिठाई बेच रहा है, तो मिठाई बनाने वाले के बैक साइड पे ही एक, क्या कहते हैं, उसके पास किचन मौजूद है जिसके अंदर वो मिठाई बना रहा है। मिठाई भी पकाई जाती है मेरे ख्याल से, तो उसके लिए भी गैस की जरूरत पड़ती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो वो मिठाई वाला जो है, वो मिठाई वाला जो है जो कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा है, यकीनन वो कनेक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है। ऐसा है? इसका मतलब ये हुआ कि अब तक तो मिठाई वाला जो है वो इस डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, यानी वो कॉटेज इंडस्ट्री है। लेकिन वो आगे आगे चले, अगर आगे, तो आगे जाके वो किसी भी डेफिनेशन के हिस्से में फॉल अगर नहीं करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कॉटेज इंडस्ट्री मानना नहीं पड़ेगा, हमें उसको इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यस और नो? रबड़ी वाला होगा तो मिठाई ठंडी करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, सही कहा आपने। इज लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, उसका जो शॉप हो वो कहाँ पर हो, फैक्ट्री कहाँ पर, रेजिडेंशियल मतलब आम रिहायशी इलाकों। यस सही बात, गली मोहल्लों में दुकान खुली थी। तो हमारे करीब में मिठाई वाला जो है फॉर एग्जांपल, उसके पास जो कनेक्शन है वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है। यस सर, वो इस पॉइंट को पूरा कर रहा है। वो रिहायशी इलाके में काम करता है। यस जबरदस्त, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डज नॉट हैव अ लेबर फोर्स मोर देन 10 वर्कर्स, और उसके पास लेबर्स की तादाद भी 10 से ज्यादा नहीं है काम करने वाले लोगों की। यस सर, तकरीबन मामला ऐसे ही है। 2-3 बंदे दुकान पे खड़े हैं, बाकी 4-5 कारीगर होंगे उसके पास जो पैक पे काम कर रहे होंगे। यस, अब तक तो हमारे करीब करीब मिठाई वाला जो है वो इस डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लाईज डज नॉट एक्सीड 10 मिलियन, और साल भर में जितनी मिठाइयाँ बना बना के वो बेच रहा है, जलेबियां बेच रहा है, जबरदस्त भाई, जितनी मिठाइयाँ बना बना के बेच रहा है, उससे जो उसकी सेल हो रही है वो सेल 10 मिलियन से एक्सीड नहीं करती, वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती। इस बारे में क्या ख्याल है? कि जो बड़े बड़े मिठाई वाले हैं वो मेरे ख्याल से इस पॉइंट से तो ज्यादा ही सेल करते होंगे, लेकिन वो अपनी सेल इतनी दिखाते नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिक जब दिखाते नहीं होंगे तो वो सेल अपनी 10 मिलियन के अंदर अंदर दिखाते होंगे।
तो लिहाजा वो फॉल कर गए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो हमने क्या करना है, फैक्ट्स देखना है कि भाई क्या 10 मिलियन से वो एक्सीड कर गया मिठाई वाला। अगर कर गया तो वो सब फिर उसकी जो मिठाई है वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है, क्योंकि अब मिठाई बनाकर बेचने वाला कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है अगर उसकी एनुअल सेल्स 10 मिलियन से एक्सीड करती है। करेक्ट। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने आ रही है इतनी सारी तफसीलात रखने के बाद आपके साथ कि इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये हो रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर यहाँ पर, अगर जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करने वाला, वो तो रजिस्टर्ड होगा सेल्स टैक्स पर्पज के लिए। लेकिन अगर हम बात करें, अगर वो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करने वाला आगे गुड्स बेचे होलसेलर को तो वो रजिस्टर्ड होगा। अगर उसका मतलब उसको रजिस्ट्रेशन से कोई नहीं बता सकता सिवाय उसके प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट होने। अच्छा, अब वो होलसेलर अगर आगे प्रोडक्ट बेचे किसको, मैन्युफैक्चर को, लेकिन मैन्युफैक्चर कौन हो, कॉटेज इंडस्ट्री। तो होलसेलर तो मैन्युफैक्चर सेल टैक्स चार्ज करेगा, लेकिन जब मैन्युफैक्चर कॉटेज इंडस्ट्री होगा और वो चीज आगे बनाकर बेचेगा तो फिर क्या वो सेल टैक्स चार्ज करेगा। अच्छा, एक भी चीज और यहाँ पे समझिएगा, मैन्युफैक्चरर अगर कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो चीज बनाकर बेचते वक्त एग्जाम्प्ट है। बतौर कॉटेज इंडस्ट्री आप चीज खरीदते वक्त एग्जाम्प्ट नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बतौर मैन्युफैक्चरर या बतौर रिटेलर अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं तो आप जब खुद चीज बेचेंगे तो उस वक्त आपको सेल टैक्स चार्ज नहीं करना। हाँ, अगर आप किसी से खरीद रहे हैं तो खरीदते वक्त आपकी कोई एग्जाम्पशन नहीं है, आपको खरीदते वक्त सेल टैक्स देना पड़ेगा। जहां तक क्लियर है बेटा बात या नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दो खास बातें आई। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ऐसे लोग आएंगे सप्लाई चेन में जो कि अनरजिस्टर्ड होंगे, लीगली या इलीगली। ऑब्वियसली लीगली, क्योंकि लॉ ने उनको एग्जाम किया। एक मैन्युफैक्चरर अगर क्या बन जाए, कॉटेज इंडस्ट्री, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद अगर रिटेलर आ जाए जो कि जो कि स्पेसिफाइड रिटेलर ना हो तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यस और, तो हम जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इसमें प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट नहीं है। हम जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इसमें प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंपोर्टर उस प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करके आगे एज इट इज बेच रहा है, यानी इंपोर्ट करने वाला कौन हुआ, कमर्शियल इंपोर्टर। जब एग्जाम्पल को हमने पहली बार पढ़ा तो वहां पर हमने उसके कमर्शियल इंपोर्टर होने को इग्नोर किया, लेकिन अभी इग्नोर नहीं करेंगे। नंबर 3, इस एग्जाम्पल के अंदर सप्लाई चेन के अंदर कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन भी आएंगे और उन अनरजिस्टर्ड पर्सन के आने से इनपुट टैक्स क्लेम करने का चेन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जरा कैलकुलेटर उठा लेंगे आप, तो इन तमाम बातों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ अगर आप समझ रहे हैं बात। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, assumption in this example is that the seller can change sale price to maintain his margin as an example number 1। जैसे कोई भी शख्स पीछे से गुड्स खरीदता है तो वो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके, प्रॉफिट वाली वैल्यूएशन करके वो आगे गुड्स बेच सकता है ताकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करे। सेल्स टैक्स रेट इज 17%। जीएसटी कहते हैं इसको, जर्नल सेल्स टैक्स रेट। आमतौर पर अगर किसी प्रोडक्ट का लॉ ने सेल्स टैक्स रेट डिफाइन ना किया हो तो उस पर क्या अप्लाई होगा, जीएसटी अप्लाई होगा, जनरल सेल्स टैक्स रेट। हाँ, अगर लॉ कहता है नहीं इस प्रोडक्ट को 10% से टैक्स करो, फिर आप उस प्रोडक्ट को 10% टैक्स कर देंगे। तो लॉ ने अगर किसी प्रोडक्ट का सेल्स टैक्स रेट डिफाइन ना किया हो और वो प्रोडक्ट अगर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स हो
तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आप रेट ना होने की सूरत में जनरल सेल टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो सेल्स टैक्स रेट नॉर्मल कितना है, 17%। 3% shall also be charged where the supplies are made to unregistered person with few exceptions। अब ये आपको लॉ का एक नया पॉइंट पढ़ने को मिला। जब आप गुड्स बेचें, किसको, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जैसे कि आप होलसेलर हैं और आप गुड्स बेच रहे हैं मैन्युफैक्चरर को जो कि कॉटेज इंडस्ट्री है, तो वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। आप बतौर होलसेलर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जिसको आप गुड्स बेच रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब आप उससे 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे और 3% आप फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। इस 3% को हम बोलेंगे फर्दर टैक्स। अब ये फर्दर टैक्स क्या होता है, ये फर्दर टैक्स होता है कि जब भी गुड्स बेची जाएं किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये 3% फर्दर टैक्स क्या होता है, चार्ज होता है। तो इस 3% को हम क्या कहेंगे, सब लोग बताइए, फर्दर टैक्स। इस 3% को हम क्या कहेंगे, सब लोग बताइए, फर्दर टैक्स। इस 3% को हम क्या कहेंगे, फर्दर टैक्स। इस 3% को हम लोग क्या कहेंगे, फर्दर टैक्स। क्लियर? क्या होता है फर्दर टैक्स, जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स बेचता है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो उससे 17% नॉर्मल सेल्स टैक्स चार्ज करेगा और 3% फर्दर सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है जी। लेकिन लिखा हुआ है विद फ्यू एक्सेप्शंस, क्या मतलब, कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनसे ये फर्दर सेल टैक्स चार्ज ना हो। तो वो लिस्ट आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी कि वो कौन लोग हैं जिनसे फर्दर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब पेपर में आपको फर्दर सेल्स टैक्स चार्ज करने से पहले इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि पेपर में आपको फर्दर सेल्स टैक्स चार्ज करने से पहले इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जो बंदा अनरजिस्टर्ड है, क्या उससे फर्दर सेल टैक्स चार्ज करना है भी या नहीं, क्या उससे फर्दर सेल्स टैक्स चार्ज करना है भी या नहीं। तो अगर वो शख्स अनरजिस्टर्ड है और उस लिस्ट में आता है जिनसे फर्दर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना, तो फिर आप उससे 17% सेल टैक्स ही चार्ज करेंगे। जैसे कि एंड कंज्यूमर तो ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड ही होगा। उसको, उसने जो चीज खरीदनी है अपने इस्तेमाल करने के लिए, वो तो आगे नहीं बेचेगा ना, वो क्यों रजिस्टर्ड होगा। तो आप आमतौर पर अनरजिस्टर्ड, ऐसा क्या कहते हैं, आप आमतौर पर एंड कंज्यूमर से अनरजिस्टर्ड होने की बुनियाद पर फर्दर सेल टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा? जिस तरह इनकम टैक्स की विथहोल्डिंग होती है, वैसे सेल टैक्स की भी विथहोल्डिंग होती है, लेकिन सेल टैक्स की विथहोल्डिंग आपके स्टडी टैक्स में कहीं भी कवर नहीं है। लिहाजा इस किताब में जहां जहां विथहोल्डिंग टैक्स का तस्करा मिलेगा मैं उसको इग्नोर करूंगा। सेल्स टैक्स का विथहोल्डिंग टैक्स कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं समझाऊंगा। सेल्स टैक्स का विथहोल्डिंग टैक्स कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं समझाऊंगा। सेल्स टैक्स का विथहोल्डिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा? वजह बताइए क्यों नहीं समझाऊंगा। क्योंकि स्टडी टैक्स में नहीं है। मर्जी आपकी, नहीं भाई, ऐसा नहीं। ठीक है, समझ में आई बात क्या? ओके, अच्छा, ओके ना। अब उसके बाद
तो अब इस एग्जाम्पल में आपको ये बात कंसीडर करनी है कि जो इम्पोर्टर है, इस एग्जाम्पल में आपको ये बात कंसीडर करनी है कि जो इम्पोर्टर है, जो इम्पोर्टर है वो चीज अगर खरीद कर आगे बेच रहा है तो फिर उसको हम क्या बोले, कमर्शियल इम्पोर्टर। क्या बोले उसको हम बेटा, हम कमर्शियल इम्पोर्टर। ओके, नाउ ये एग्जांपल वहीं से कंटिन्यू हो गए। इम्पोर्टर्स इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ रुपीज 9,200। इम्पोर्टर ने बाहर से गुड्स इम्पोर्ट की 9,200। अब ध्यान में रखिएगा, अगर इम्पोर्टर कमर्शियल इम्पोर्टर है तो वो इम्पोर्ट स्टेट पे 17% नहीं 20% सेल टैक्स देता है। यानी ये भी 3% और सेल टैक्स देता है, लेकिन इसके 3% को आप फर्दर टैक्स नहीं बोल सकते। फर्दर टैक्स वही है जो आप चार्ज करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो कमर्शियल इम्पोर्टर भी 3% इजाफी टैक्स देता है। इसको ना आप एडिशनल टैक्स बोलेंगे ना इसको आप फर्दर टैक्स बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों 3% में क्या है, फर्क है। इसको कहते हैं 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या बोलेंगे, कमर्शियल इंपोर्टर 17+3 टैक्स देता है, तो जो 17+3 टैक्स दे रहा है, तो जो 3% इजाफी टैक्स दे रहा है उसको हम बोलेंगे 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन सेल्स टैक्स। 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन सेल्स टैक्स ये इसलिए रखा गया है ताकि इंपोर्टर अपनी इंपोर्टेड आइटम में इतनी वैल्यू एडिशन करे कि वो आगे अगले बंदे के लिए क्या हो जाए, महंगी हो जाए, ताकि हमारे मुल्क के ऊपर इंपोर्टेड आइटम्स का बोझ क्या हो, कम हो। ठीक है जी, दोबारा इसको क्या बोलेंगे बेटा, 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स। ये 3% अलग है, वो 3% जो पहले बताया फर्दर टैक्स के नाम से वो अलग है। ठीक, पक्का। अब एक काम कीजिए, 9,200 का निकाल लीजिए 20% अपने कैलकुलेटर। 1840। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि बतौर इंपोर्टर, जो कि आप कौन थे, कमर्शियल इंपोर्टर थे, आपने एंट्री बनाई। अच्छा, बतौर इंपोर्टर आप रजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो आप तो आगे सेल टैक्स चार्ज करेंगे। तो इस 1840 को आप अपनी परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, बल्कि इसको आप अपनी अलग से इनपुट टैक्स के नाम से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर आपको याद, परचेज डेबिट 9,200 से, क्योंकि ये सेल टैक्स आपके लिए क्या है, एडजस्टेबल। सेल्स टैक्स बतौर इनपुट आप डेबिट कर देंगे 1840। ठीक है जी, कैशिया बैंक क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी जेब से टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, 9,200 प्लस 1840, 11 है कितना, 11,040 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, बतौर इंपोर्टर 9,200 में 1,800 का मार्जिन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आप गुड्स बेच रहे हैं 11,000 की, आप बोल रहे हैं सेल्स क्रेडिट 11,000 से। और बतौर बतौर इंपोर्टर आप, बतौर कमर्शियल इंपोर्टर आप इंपोर्ट स्टेट पे तो 20% टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जब आप उस चीज को आगे बेचेंगे तो आप नॉर्मल 17% सेल टैक्स ही चार्ज करेंगे। तो आपने सेल्स क्रेडिट कर दी 11,000 से, सेल्स टैक्स बतौर आउटपुट 11,000 का 17%।
11,000 का 17%, 11,000 का 17%, 1870। तो कैश या बैंक डेबिट टोटल कितने से? 12,870 से। ऐसे ही अब अकाउंट खुल गया किसका बेटा? सेल्स टैक्स का। तो सेल्स टैक्स बतौर इनपुट डेबिट हुआ आपके पास 1840 से। ये आपने पे किया था। सेल्स टैक्स बतौर आउटपुट क्रेडिट हुआ 1870 से। ये आपने रिसीव किया है। तो आपने 1870 में से अपने 1840 का कर दिया, रिकवर कर लिया, और बाकी रिमेनिंग बैलेंस का कर दिया, एफबीआर को पे कर दिया। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? पेएबल हो जाएगा। सेल्स टैक्स पेएबल टू एफबीआर। अब मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर का कॉन्सेप्ट भी समझा दूं ना आपको, क्योंकि मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस से भी कनेक्ट करना चाह रहा हूँ इसको, कॉटेज इंडस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगला बंदा कौन है? होलसेलर। तो होलसेलर को हमने क्या किया? गुड्स बेची। तो होलसेलर को हमने गुड्स बेची, और होलसेलर जो है वो यही गुड्स जो इम्पोर्टर उसको बेच रहा है, होलसेलर वही गुड्स क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। ठीक है जी। तो वो एंट्री बनाएगा परचेजेस डेबिट 11,000 से। सेल्स टैक्स बतौर इनपुट डेबिट 1870 से, और कैशिया बैंक क्रेडिट कितने से? 12,870 से। अब जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने लगा यहाँ पे। होलसेलर अब ये गुड्स बेच रहा है, जरा देखिएगा। ये हो गया इम्पोर्टर से, ये सेल्स टैक्स इसने कलेक्ट किया कस्टम डिपार्टमेंट ने, ये बन गया इम्पोर्टर का इनपुट टैक्स। इम्पोर्टर ने ये सेल्स टैक्स किसको चार्ज किया? होलसेलर को। ये बना इम्पोर्टर का आउटपुट टैक्स, ये एडजस्ट हुआ, इम्पोर्टर नेट अमाउंट एफबीआर को देना है। और वही आउटपुट टैक्स होलसेलर का क्या बन गया? इनपुट टैक्स। यस और नो? तो इम्पोर्टर ये चीज खरीद रहा है 11,000 की, इस पे कितना मार्जिन रख रहा है? 600 का। ठीक है, इस पे कितना मार्जिन रख रहा है? 600 का। सही है। तो अब ये एंट्री बना रहा है सेल्स क्रेडिट कितने से? 11,600 से। लेकिन होलसेलर जो है वो जो रॉ मटेरियल बेच रहा है वो एक अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर को बेच रहा है, क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चरर है वो कॉटेज इंडस्ट्री है। अब वो कॉटेज इंडस्ट्री जब गुड्स आगे बेचेगी तो कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करेगी। तो ये होलसेलर उस कॉटेज इंडस्ट्री को गुड्स बेचते वक्त जब सेल्स टैक्स चार्ज करेगा तो वो 17% प्लस 3% करेगा, फर्दर सेल टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है। तो इन जगह का मोनिग्राम लिख रहा हूं मैं, सेल्स टैक्स आउटपुट। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अलग से लिख रहा हूँ, नॉर्मल मतलब 11,600 का 17%। 11,600 का 17%। क्विक क्विक चलिए बताइएगा, 11,600 का 17%। 11,600 का 17%। 1972। नो, नॉट 3% मिनिमम वैल्यूएशन बेटा। मिनिमम वैल्यूएशन का ताल्लुक किससे है? बासठ इम्पोर्टर से। अब यहाँ जो आएगा वो 3% फर्दर टैक्स आएगा, सेल्स टैक्स आउटपुट
एफ लिख रहा हूँ, एफ मतलब फर्दर सेल्स टैक्स, यानी इस 11,600 पर नॉर्मली आप 17% सेल टैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन क्योंकि खरीदने वाला शख्स जो है वो सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो आप क्या करें, 11,600 का 11,600 का 3% और निकालें, गुड, 348, कितना अमाउंट कलेक्ट किया इसने, कितना अमाउंट कलेक्ट किया इसने, बताइए, अमाउंट बताइए, टोटल सम कर लेना, 13,920। अब मैं अगर इसका टी अकाउंट बनाऊं, तो इसका टी अकाउंट क्या बनेगा, इसने खुद इनपुट टैक्स कितना पे किया, 1870, इसने खुद कितना आउटपुट टैक्स नॉर्मली चार्ज किया, 1972। पहले मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ ताकि मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगला बंदा अगर रजिस्टर्ड होता तो नॉर्मल सेल टैक्स चार्ज होता, फर्दर चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपने नॉर्मल सेल्स टैक्स में से इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लेना है, कितना बैलेंस आएगा आपके पास, डिफरेंस बताइए, 1972 और 1870 का, 1972 और 1870 का डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, 102। तो अगर अगला पर्सन जिसको आपने गुड्स बेची है वो रजिस्टर्ड होता तो ये सेल्स टैक्स चार्ज होता, और उसमें से आपका 1870 का सेल टैक्स क्या हो जाता, एडजस्ट हो जाता, और आपको नेट अमाउंट एफबीआर को पे करना होता, यस और no? लेकिन क्योंकि अगला शख्स अनरजिस्टर्ड है, तो आपने उससे क्या किया है, फर्दर सेल टैक्स भी चार्ज किया। हम इस बैलेंस सीडी को रीओपन करेंगे बतौर बैलेंस बीडी, हमने कहा ये 102 आ गया, और हम इस 102 के अंदर 348 का भी क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे, जो हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किए हैं फर्दर टैक्स के तौर पर। और फिर अब हमें एफबीआर को जो पेमेंट करनी है वो नॉर्मल आउटपुट और इनपुट टैक्स का डिफरेंस था 102 प्लस 3% फर्दर करनी। तो हम पर सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, बताइए, हम पर सेल्स टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, बताइए, 450। तो ये कहलाएगा हमारा सेल्स टैक्स पेएबल। इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर टैक्स को आपने हमेशा नॉर्मल आउटपुट में से इनपुट टैक्स एडजस्ट करने के बाद अलग से जो नेट बैलेंस है उसमें ऐड करना है, ठीक है। आइए जरा इस बात को देख लेते हैं। होलसेलर ने 11,600 के ऊपर नॉर्मल सेल टैक्स चार्ज किया 1972 का, उसमें से इनपुट टैक्स क्लेम किया 102 का, और फिर 11,600 के ऊपर फर्दर टैक्स क्या कर दिया, 3% से ऐड कर दिया। तो अब उसने 102 भी पे करने हैं, 348 भी पे करने हैं, दोनों का सम आप बता रहे हैं 450। यहाँ तक सबकी बात क्लियर है। इसका मतलब पहले नॉर्मल आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स एडजस्ट हो गया है, नेट बैलेंस आ गया, नेट बैलेंस में आके फर्दर टैक्स क्या हुआ है, ऐड हुआ। यस और नो, कोई 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 शाबाश बेटा जवाब दे। यहाँ तक क्लियर, ओके। नाउ अब मैं आपको दिखा दूंगा मैन्युफैक्चरर का कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं एंट्री बनाऊंगा, वो एंट्री आप समझिए। देखिए, मैन्युफैक्चरर के लिए अभी क्या है, रॉ मटेरियल, यहाँ जो खरीदने वाला है मैन्युफैक्चरर वो कौन है, कॉटेज इंडस्ट्री।
जब कॉटन इंडस्ट्री है तो वो जो पिछली स्टेज पे जो सेल्स टैक्स पे करके आया है वो अब उसका इनपुट टैक्स नहीं है, वो इनपुट टैक्स क्या हो गया, डेड हो गया, क्योंकि जब आप खुद आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तो आप खुद अपना पिछली स्टेज पे पे किया हुआ इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो बात वहीं पे आगे रुकी है, if there is no output tax there is no adjustment of input tax, yes or no? तो अब क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर एंट्री बना लेगा परचेजेस डेबिट 13,920, ठीक है, और कैशिया बैंक क्रेडिट 13,920, यानी उसने अपनी एंट्री बनाते वक्त बेटा कोई इनपुट टैक्स क्रिएट नहीं किया। क्या कहते हैं आप सब, यस और नो? ऐसा है या नहीं? फिर ये जो गुड्स चूंकि मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है तो वो क्या करेगा, एक एंट्री और बनाएगा, वर्क इन प्रोसेस वो डेबिट कर देगा, परचेजेस क्या कर देगा, वो क्रेडिट कर देगा रॉ मटेरियल की, यानी इस अमाउंट को पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस में शामिल कर देगा 13,920, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, 13,920 के जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उस पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने इनकर कर रहा है, 9,000 रुपए। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट का पार्ट बना दो 9,000 से, और कैशिया बैंक क्या कर दो, क्रेडिट कर दूं कितने से, 9,000 से, तो 13,920 प्लस 9,000 ये मिलकर क्या बन जाएगी आपकी बेटा, फिनिश गुड्स की कॉस्ट बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो आपने बनाई है। तो अगर ये फिनिश गुड्स हैं बिल्कुल रेडी टू सेल हैं तो आप क्या करें, अब आप ये बोल दें, अब आप एक एंट्री बनाते हैं, आप बोलें इन्वेंट्री, ये मैं साथ साथ अकाउंटिंग भी सिखा रहा हूँ लेकिन ये मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा, लेकिन जिनको पता है कॉन्सेप्ट, जिनको नहीं पता उनको एक प्रोसेस वाला वे सिखा रहा हूँ। इन्वेंट्री डेबिट हो गई, यानी इस जो आपने रॉ मटेरियल इतना खर्च किया, इस पे इतना लेबर वगैरह बाकी दीगर चीजें लगा ली, तो अब 13,920 प्लस 9,000 क्या हो जाएगा, 22,920। तो 22,920 से इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्या कर दें आप, डेबिट कर दें, और WIP क्या कर दें आप, क्रेडिट कर दें। ऐसा बेटा जवाब दो। अब अगर आप इन्वेंट्री बेच चुके हैं तो आप सेल रिकॉर्ड कर ले, तो अब आप ये इन्वेंट्री कितने की बेच रहे हैं बतौर मैन्युफैक्चरर, आप ये इन्वेंट्री बतौर मैन्युफैक्चरर बेच रहे हैं कितने की, इस कॉस्ट की कॉस्ट में 3,000 का प्रॉफिट ऐड करके, यानी 25,920। अब आप एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट 25,920 से, और सेल्स क्रेडिट 25,920, यानी आप बतौर कॉटेज इंडस्ट्री कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, और जो इन्वेंट्री आपने बेच दी है उसको आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर दें, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर दें, कितने से, 25 क्या कहते हैं 22,920। यहाँ पे मैं दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगा हूँ आपको, कि अगर आप इनकम निकालना चाहते हैं इनकम टैक्स के लिहाज से, अगर आप इनकम निकालना चाहते हैं इनकम टैक्स के लिहाज से, तो आपने सेल्स कितनी की है, आपने सेल्स की है 25,920 की, और आप जब इसमें से लेस करवाएंगे COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसमें से आप लेस करवाएंगे 22,920, आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 3,000। ये 3,000 रुपये आपका अकाउंटिंग के लिहाज से भी प्रॉफिट है और टैक्स के लिहाज से भी प्रॉफिट है, यानी कि जो आपने अपना पिछली स्टेज पे पे किया हुआ इनपुट टैक्स जो कि डेड हो गया था, जिसको आप आगे क्लेम नहीं कर सकते, वो अगर आपने कॉस्ट में क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है, तो इनकम टैक्स लॉ के लिहाज से वो आपके लिए क्या है, एडमिसिबल एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि सेल्स टैक्स जो है वो प्रॉफिट बेस्ड टैक्स नहीं है,
सेल्स टैक्स जो है वो प्रॉफिट बेस्ड टैक्स नहीं। हाँ, अगर आप सेल्स टैक्स अपना आउटपुट टैक्स चार्ज करके रिकवर कर लेते, जैसे आप पीछे करते हुए आए, तो पर कहीं भी हमने फिर सेल्स टैक्स को परचेज कॉस्ट में शामिल नहीं किया, उसको हमने अलग से इनपुट टैक्स ट्रीट किया है। उम्मीद है अगर इनकम टैक्स में पॉइंट आपको इन डिटेल समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर आके आपको समझ में आएगा। क्या ऐसा है बेटा? जी बेटा, कहते हैं अब्दुल बासित बेटा, आप बताओ जरा, अब आपका कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो गया कि उसको नुकसान होने वाली बात जो आप कर रहे थे। अब किसी भी केस में बेचने वाले का कोई नुकसान नहीं है, असल में नुकसान बायर का है कि अब उसको चीज महंगी पड़े। अब यहाँ से और मसला हो जाएगा, आप अब पिछली स्टेज का जितना भी इनपुट टैक्स था वो खुद वैल्यू एडिशन बन गया, वो खुद वैल्यू एडिशन बन गया। अब अगले स्टेज पे अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड आ जाता है ना, तो वो पूरी उस वैल्यू एडिशन पे भी सेल टैक्स चार्ज करेगा। मतलब कॉटेज इंडस्ट्री पर आकर इनपुट टैक्स क्लेम करने की चेन क्या हो गई, टूट गई। अब ये जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला ये आगे गुड्स बेच रहा है होलसेलर को, होलसेलर जब उसको आगे बेचेगा तो होलसेलर ने क्योंकि पीछे कोई इनपुट टैक्स पे नहीं किया, तो होलसेलर सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज करेगा, आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा, उसका कोई इनपुट टैक्स नहीं होगा क्योंकि उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स बाय किए। तब देख लें इस चीज को। Wholesaler of finished product buys rupees 25,920 and sales to an unregistered retailer at rupees 26,320। होलसेलर ने ये गुड्स खरीदी है एक अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर से, तो लिहाजा उसने चीज खरीदते वक्त कोई सेल्स टैक्स पे नहीं किया, लिहाजा होलसेलर का इनपुट टैक्स क्या हो गया, निल हो गया। लेकिन होलसेलर खुद तो रजिस्टर्ड है ना, तो जब होलसेलर ये गुड्स जो उसने खरीदी है 25,920 की, जब वो बेचेगा आगे किसको, रिटेलर को, तो वो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। और अगर रिटेलर स्पेसिफाइड रिटेलर नहीं है बल्कि आम रिटेलर है, तो वो रिटेलर भी क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो फिर होलसेलर जब उस रिटेलर को गुड्स बेचेगा तो 3% फर्दर सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, कंफर्म बताएं, कंफर्म। होलसेलर ने गुड्स खरीदी कॉटेज इंडस्ट्री से, कॉटेज इंडस्ट्री अनरजिस्टर्ड थी, उसने होलसेलर को चीज बेचते वक्त कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं किया, लिहाजा होलसेलर का इनपुट टैक्स निल है। लेकिन होलसेलर खुद तो रजिस्टर्ड है, जब वो गुड्स बेच रहा है तो वो खुद आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहा है। कैसी तरह देखिएगा, होलसेलर ने गुड्स खरीदी 25,920 की, उसमें उसने प्रॉफिट रखा कितने का, 400 का। तो 25,920 प्लस 400 कितना हुआ, क्विक बताइए? 26,320। 26,320 का 17% निकाल लो। 26,320 का 17% निकाल लो। तो 4,474 रुपए होलसेलर का चार्ज किया हुआ आउटपुट टैक्स जो वो चार्ज करा रिटेलर से। लेकिन होलसेलर ने खुद गुड्स बाय की अनरजिस्टर्ड पर्सन से, लिहाजा उसके पास कोई इनपुट टैक्स नहीं है क्लेम करने के लिए। तो इस आउटपुट में से इनपुट क्लेम क्या हो गया, निल हो गया। तो ये पूरा आउटपुट जो है वो सेल्स टैक्स पेबल का क्या बन गया, पार्ट बन गया। यानी होलसेलर बीच में अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर आने की वजह से पिछली स्टेजेस के इनपुट टैक्स को क्लेम नहीं कर पा रहा, वो चेन टूट गई है। अब क्योंकि होलसेलर जो गुड्स बेच रहा है वो एक रिटेलर को बेच रहा है जो कि स्पेसिफाइड रिटेलर नहीं है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर वो इस 26,320 का 3% फर्दर सेल टैक्स भी चार्ज करेगा। तो इसका मतलब होलसेलर को एफबीआर को जो अमाउंट पे करना है वो 4,474 प्लस 790 है। टोटल कितना हो गया, 5,264।
अब रिटेलर क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड रिटेलर नहीं है, तो लिहाजा 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 बताइए, रिटेलर का भी इनपुट टैक्स क्या है, निल है। क्यों? क्योंकि जब वो रिटेलर कुछ चीज बेचेगा तो वो कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेगा, तो उसका इनपुट टैक्स क्लेम भी डेड हो जाएगा। तो रिटेलर भी इस 5,264 रुपए के सेल टैक्स को अपनी फिनिश गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने भी कॉस्ट में ऐड किया। सप्लाई चेन में अनरजिस्टर्ड पर्सन आने से सेल्स टैक्स का बर्डन बढ़ जाता है एंड कंज्यूमर पर। आप पिछली एग्जांपल देख लें कि जब सब रजिस्टर्ड थे तो यहाँ आने वाली रकम कम थी, अब यहाँ आने वाली रकम क्या है, ज्यादा है। वजह दो है, फर्दर टैक्स और इनपुट टैक्स का वैल्यू एडिशन में शामिल हो जाना, और जिस पॉइंट पे इनपुट टैक्स डेड हो गया है उस पॉइंट से अगले पॉइंट पे दोबारा रजिस्टर्ड पर्सन आने की वजह से सेल्स टैक्स पे भी सेल्स टैक्स चार्ज हो जाना, सेल्स टैक्स पे भी सेल्स टैक्स चार्ज हो जाना। ठीक है जी, तो फिल वक्त मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं इसको कंटिन्यू कब करूंगा। मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, मैसेज करने के बाद मैं 15 से 30 मिनट वेट करूंगा, अगर मुझे क्लास दोबारा लेनी हुई आपकी टैक्स की। ठीक है, तो मैं उसके बाद उसको कंटिन्यू कर दूंगा। आप चाहें तो तब तक यहाँ से आप जो रिकॉर्डेड ऑलरेडी जो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया उनको भी देखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंने यकीन करें उसके मुकाबले में यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया आपसे इस हवाले से। इसको मैं एंड करता हूँ यहाँ। बेटा वो हम देखेंगे, अभी तो फिल वक्त नहीं।